Free election of masters does not abolish the masters or the slaves. These lines are said by Herbert Marcuse. Herbert Marcuse is a German-American philosopher. So with these lines about the elections, let's continue our discussion on the topic electoral politics for class 9th. This is a part 3rd video. By now we have discussed about the entire process of elections in India and the basic concept of elections. Why do we need elections? So in today's class, let's move further. In today's class, the main focus will be on the procedure or you can say the system which make elections in India more democratic. Fine. जिसका सबसे पहला जो part है that is Election Commission of India. So in this video we will discuss the power and functions of Election Commission of India. Then what makes election in India democratic? जिसका एक हिस्सा जो है Election Commission of India है. बाकी जो इसके parts होंगे that we will discuss further. And challenges to free and fair elections. So let's move further. Let's start with the Election Commission of India. By now we have discussed, like in previous video हमने बीच में discuss किया है, the Election Commission is the main organization or institution responsible for conducting elections in India. During the elections, like from the announcement of the date of the elections till the announcement of the result, it enjoys the same kind of the like independence that the judiciary in India enjoys. इसका मतलब क्या हुआ कि इस दौरान इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डिसीजन होंगे, जो भी निर्णय होंगे, that will be taken by the Election Commission of India और everybody has to obey them. हर किसी को वो मानने पड़ेंगे. तो इंडिपेंडेंटली काम करता है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता. इस टाइम पे जितनी भी अगर कोई कंप्लेंट भी होती है रिगार्डिंग द इलेक्शन और एनी अदर कैंडिडेट और द पॉलिटिकल पार्टी, तो उससे रिलेटेड सारे निर्णय जो है वो जुडिशरी में, क्योंकि हम जानते हैं कि कंप्लेंट या जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनका रेजोल्यूशन जुडिशरी में होता है, लेकिन इस दौरान सारा डिसीजन जो होगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही लेता है. फाइन. तो इंडिपेंडेंस उसके पास आ जाती है. The Election Commission is basically headed by the Chief Election Commissioner, जिसको CEC भी बोलते हैं. He is appointed by the President of India. लेकिन एक बार जब अपॉइंट कर दिया जाता है Chief Election Commissioner को, then he is not answerable to the President or to the government. इसका क्या मतलब, जो पहले पॉइंट में अभी डिस्कस किया है कि वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, तो किसी को आंसरेबल नहीं होते. जो उन्हें सही लगता है इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए फ्री एंड फेयर मैनर में, दे टुक डिसीजन अकॉर्डिंग टू दैट ओनली. Now let's see about some of the powers of the Election Commission of India. As we have discussed in the previous slide, it conduct and control the election. Conduct and control करने का क्या मतलब है कि it actually announce the date of the elections, then the at the end the result of the elections. It gives symbols to the candidates. तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सारा जो है कि डिसाइड किया जाता है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है. तो दीज आर दी सम फंक्शंस. एंड नेक्स्ट यू कैन से द पनिश द कैंडिडेट्स हु वायलेट्स द कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट जो हमने बात की है कि वो तय किया जाता है बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता है तो इलेक्शन कमीशन हैज द पावर टू पनिश दैट कैंडिडेट. इट इंश्योर द गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट. द गाइडलाइंस व्हिच आर बेसिकली क्रिएटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो देखना होता है कि द गाइडलाइन जो है फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है देश के अंदर. देन गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर अंडर द इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग द इलेक्शन ड्यूटी. इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो इलेक्शन, हमें पता है कि बहुत बड़े लेवल पर इंडिया के अंदर इलेक्शन कराए जाते हैं, तो इसमें काम करने के लिए हमें कुछ ऑफिशियल्स की जरूरत होती है, हेल्पिंग हैंड्स की जरूरत होती है. तो हर जो मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं मतलब कुछ की जो है ड्यूटी लगा दी जाती है इलेक्शंस के अंदर. तो वो किसी भी डिपार्टमेंट से या किसी भी मिनिस्ट्री में काम करते होंगे, लेकिन ड्यूरिंग द इलेक्शन डेज और ड्यूरिंग दिस इलेक्शन पीरियड, ऑल द पीपल हु आर लाइक द ऑफिसर्स हु आर ऑन द इलेक्शन ड्यूटी, दे आर आंसरेबल टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. वो इसके अलावा किसी को रिपोर्ट नहीं करते हैं, वो सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही रिपोर्ट करते हैं. वो अपने डिपार्टमेंट या अपनी मिनिस्ट्री को रिपोर्ट नहीं करते हैं. तो दीज आर दी पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड दीज आर दी पावर्स व्हिच मेक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड. फाइन. तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है. नाउ मूव फर्दर. This is the second aspect, popular participation, which make Indian elections more democratic. What is participation? Popular participation मतलब the people who are participating in the election. The participation of the people in the election is basically measured by the voter turnout. अब voter turnout क्या है? Voter turnout क्या होता है कि एक देश के अंदर जितने भी eligible candidates होते हैं उसमें से कितने % लोगों ने वोट किया है, वो कहलाता है वोटर्स टर्नआउट. जिसके बेस पर आपने कई बार न्यूज़पेपर में देखा होगा इलेक्शन के
नेक्स्ट एक संख्या आती है कि 69%, 70%, 65% इस स्टेट में या पूरे देश में लोगों ने वोट दिया है, तो वो जो होता है दैट इज नोन एज द टर्नआउट, और यू कैन से द वोटर टर्नआउट। इंडिया के अंदर अगर जितना भी हमने ट्रेंड देखा है पिछले सालों में या पिछले इलेक्शंस के अंदर, वी कैन से दैट द पुअर, इलिटरेट एंड अनप्रिविलेज जो पीपल है, अंडर प्रिविलेज पीपल है, दे वोट इन लार्जर प्रोपोर्शंस। द कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू द इलेक्शंस। Fine. The interest of voters in election related activities has been increasing in over the years. ये हम क्यों कैसे कह सकते हैं? Because we have this voter turnout, we have all this data with us. तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पिछले कई सालों में या पिछले जो अलग अलग इलेक्शंस हुए हैं उस दौरान जो है इंडिया के अंदर इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके कंपैरिजन में भी इंडिया में वोटर टर्नआउट जो है वो लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है इलेक्शंस के अंदर। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम मतलब कि इलेक्शन का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसको हर कोई एक्सेप्ट कर लेता है, उस पर क्वेश्चन नहीं लगाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कैंडिडेट हार भी गया है या पॉलिटिकल पार्टी हार भी गई है तो उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम कह सकते हैं आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। The ruling parties routinely lose elections in India both at the national and the state level. इसको हम कंपेयर करते हैं यूएस या बाकी एरिया से, दैट इन यूएस द इनकम्बेंट क्या होता है? इनकम्बेंट होता है जैसे मान लिया द गवर्नमेंट विच वर रूलिंग अर्लियर बिफोर द इलेक्शंस, तो जब कोई जीती हुई पार्टी है, जो पार्टी जो सरकार चला रही है वो दोबारा से इलेक्शन लड़ती है तो इनकम्बेंट कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि कोई कैंडिडेट जो पहले इलेक्शन जीत चुका था और वो दोबारा अगर इलेक्शन लड़ता है तो हम उसको इनकम्बेंट और सिटिंग कैंडिडेट हम उसको बोलते हैं। सो वी आर कंपेयरिंग दैट इन द यूएस एन इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूज एन इलेक्शन। ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या है कि अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज और एमएलए दे लूज द इलेक्शंस। फाइन। कैंडिडेट्स हु आर नोन टू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी और बाइंग वोट्स, जिसकी हम बात कर रहे हैं मनी एंड मसल पावर, लाइक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है, तो वो भी या क्रिमिनल कनेक्शन के साथ है, वो भी ज्यादातर क्या है ओपनली दे आल्सो लूज द इलेक्शंस। सो लाइक बहुत ही जो डिस्प्यूट, जो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स को अगर हम छोड़ दें तो इलेक्टोरल आउटकम्स आर बेसिकली यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। आसानी से वो जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं छोटे मोटे डिस्प्यूट्स के अलावा, और यही एक जो है एक्सेप्टेंस इंडिया का, जो इलेक्शंस का आउटकम का जो एक्सेप्टेंस है, यही इंडिया के इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाता है। एक अपने आप में उसकी सफलता, उसकी सक्सेस के बारे में एक अपने आप में ही सेल्फ एविडेंस जो है वो एस्टेब्लिश करता है। बट नाउ नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे दी चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द मिनिमम कंडीशंस फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। उसमें एक लास्ट पॉइंट था दैट इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर। फाइन। अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंडिया फॉर द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज बेसिकली मनी एंड मसल पावर। मनी एंड मसल पावर बहुत आसानी से हम लोग इसको समझते हैं। एक चैलेंज कैसे है? बिकॉज कैंडिडेट्स विद लॉट्स ऑफ मनी, और जो मसल पावर, बाहुबली टर्म जो हम यूज करते हैं, और मूवी वाले बाहुबली नहीं, बाहुबली इन द सेंस जो लोगों को डराकर जो है कि वोट लेने की कोशिश करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ मनी एंड मसल पावर दे ट्राई टू अट्रैक्ट वोट्स एंड दे ट्राई टू विन इलेक्शंस। देन सेकंड इज कैंडिडेट विद द क्रिमिनल कनेक्शंस। अब जो कैंडिडेट क्रिमिनल कनेक्शन के साथ होते हैं, दे गॉट एन अनड्यू एडवांटेज ड्यूरिंग द इलेक्शंस, कि लोग जो है कई बार उनसे डर कर उनको जो वोट दे देते हैं, और इस तरीके से क्या होता है कई बार कि जो कैंडिडेट जीतना नहीं चाहिए बट अपने क्रिमिनल कनेक्शंस की वजह से लोगों को डरा कर वो क्या होता है इलेक्शन जीत जाते हैं। तो उसका जो ये एक चैलेंज है, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट अगर लोकसभा में जाएंगे तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम आसानी से समझ सकते हैं कि वो हमारे लिए कैसे कानून बनाएंगे, या वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेंगे या अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट हम कह सकते हैं दैट सम फैमिलीज टेंड टू बी डोमिनेट द पॉलिटिकल पार्टी। जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी है उसको डोमिनेट करके रखते हैं और अपने ही जानने वालों को, रिलेटिव्स को, या जो उनको पसंद आता है उन लोगों को वो इलेक्शंस में क्या होता है टिकट देते हैं। तो इसकी वजह से ये चैलेंज कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ दिस द कैंडिडेट हु आर एलिजिबल, जो अच्छे हैं, जिनके पास पॉलिसी बनाने के लिए या लोगों की वेलफेयर के लिए काम करने के लिए यू कैन से मोटिव भी है, लॉजिक्स भी है, रीजंस भी है, और एक फ्यूचर प्लान भी है, वो जो है वो
टिकट नहीं ले पाते हैं, उनको टिकट नहीं मिलता, और फिर वो जब टिकट नहीं मिलेगा तो दे कैन नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन। तो ये भी क्या है, हमारा एक चैलेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन। मतलब क्या हुआ कि देखिए इलेक्शन में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट्स इलेक्शंस लड़ते हैं, मोर और लेस उनके जो पॉलिसीज है ना वो सेम ही होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम ए पार्टी को जिता दे, बी को या सी को, एट द एंड उनकी जो पॉलिसीज होती है उनमें ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें कि हम ब्लैक और व्हाइट दो कलर को हम जो है वो चूज कर रहे हैं तो वो एक बड़ा बड़ा डिफरेंस हो गया है। लेकिन अगर हम पिंक के अंदर ही कुछ कलर्स के चूज कर रहे हैं, अलग अलग कलर्स को, तो वो क्या हो गया कि आप ब्लैक के अंदर ही अलग अलग शेड्स को हम, या किसी भी एक कलर के अंदर शेड्स अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है कि वो ज्यादा बड़ा चॉइस हमें जो है ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड नहीं करवा पाता। तो सेम केसेस विद द पॉलिटिकल पार्टीज कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर में हमें लगता तो है कि हमारे पास चॉइस है, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, बट एट द एंड उनकी जो पॉलिसीज है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। The last one we have the smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to the bigger parties। क्योंकि कई बार लोग क्या होते हैं कि स्मॉलर पार्टीज या कैंडिडेट को जानते नहीं है या उन पर भरोसा नहीं करते हैं, और जो बड़ी पार्टीज होती है, जैसे अगर हम नाम लेना चाहें यहाँ पे बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और भी बहुत सारी पार्टीज हैं, तो उनका नाम लोग जानते हैं, उनके बड़े लीडर्स को लोग जानते हैं, तो वो क्या है कि वो लीडर्स के नाम पर जो है वोट कर देते हैं, चाहे वो कैंडिडेट उनको पसंद है या नहीं है। तो इसका डिसएडवांटेज किसको मिलता है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो वहां होते हैं, जो स्मॉलर पार्टीज होती हैं, भले उनका कैंडिडेट अच्छा हो, लेकिन बड़े पार्टीज के नाम पर कई बार जो दूसरे जो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते, जो अच्छे नहीं होते हैं, वो भी इलेक्शन जीत जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इन इलेक्शंस इन इंडिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यहीं तक करेंगे, और दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर and these are the assignments। आप kindly go through the assignments, so इनको complete कीजिएगा। If you have any doubt you can ask me, you can write in the comment box also, and just stay blessed, stay healthy, study hard. Thank you so much।